प्रिय विद्यार्थियों, आज की हम क्लास शुरू कर रहे हैं। हमारा जो पिछला टॉपिक था हॉब्स का, हॉब्स की विचारधारा में व्यक्तिवादी तत्व, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। हॉब्स की विचारधारा क्या थी और उसमें ये व्यक्तिवादी तत्व हमें कहां से दिखाई देते हैं। हॉब्स हॉब्स अपनी लेवियाथन में जब सामाजिक समझौता सिद्धांत का निर्माण करता है तो उस सामाजिक समझौता सिद्धांत में वह निरंकुश और असीमित प्रभु सत्ता की बात करता है। उसके सीधी बात है, निरंकुशता का उसने समर्थन किया था। वो असीमित प्रभु सत्ता, यानी जो उसका शासक है वो सर्वोच्च है। शासक की जो सर्वोच्चता की वो उसने बात कही थी। तो उसके सिद्धांत में हमें कुछ ये तत्व दिखते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी वह सर्वोच्च सारी शक्ति राज्य की वह शासक में दे देता है। उसके बाद भी उसके सिद्धांत में हमें व्यक्तिवादी तत्व मिलते हैं। वो व्यक्ति को यहां उसके सिद्धांत को अच्छी तरह देखें तो वह उसने जो सामाजिक समझौता किया, आत्मरक्षा का अधिकार जो दिया, वो उसकी रक्षा के लिए राज्य सर्वोच्च है और राज्य के लिए व्यक्तियों ने मिलकर अपने अधिकार उस राजा को दिए। लेकिन उसके बावजूद भी व्यक्ति की आत्मरक्षा का अधिकार यहां जीवित है। यदि राजा या शासक उसकी रक्षा नहीं कर सकता तो वह उसको हटाने का भी अधिकार देता है, और वो ये भी कहता है कि राजा यदि उसके प्राण हरने की बात करता है तो वह उस राजा के विरुद्ध भी जा सकता है। उसने जो अपने सिद्धांत की जो चर्चा की उसमें वह इन सारी चीजों की बात करता है, क्योंकि हॉब्स का जो लेवायथन है वो जब इसमें वह बात करता है तो जहां संघ, समुदाय या अन्य संस्थाएं, जो राज्य है वो व्यक्तियों द्वारा निर्मित है, यानी ये जो संस्थाएं हैं वो राज्य के द्वारा निर्मित संस्थाएं हैं, सॉरी व्यक्तियों के द्वारा। ये व्यक्ति जो है वो उसने संघ बनाया, उसने राज्य बनाया या अन्य समुदाय बनाए, तो ये व्यक्तियों ने बनाए। इसमें व्यक्ति महत्वपूर्ण इकाई है। यहां की इकाई जो है वो व्यक्ति है, इसलिए व्यक्ति के बिना राज्य की कल्पना नहीं हो सकती। इसलिए वो व्यक्तिवादी तत्वों पर वह ज्यादा जोर देता है और वो ये भी कहता है कि यहां व्यक्ति जो है वो साध्य है। यहां साध्य जो है या लक्ष्य जिसको कहे, क्योंकि ये राज्य का जो अस्तित्व कैसे आया, राज्य का जो निर्माण हुआ वो व्यक्तियों की रक्षा के लिए है। ये जो व्यक्ति है इनकी रक्षा के लिए राज्य जो बना है, यानी राज्य यदि व्यक्ति की रक्षा नहीं कर सकता तो उसको राज्य करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने जो समझौता किया वो इसी आधार पर किया। और ये जो तत्व है वो सर्वोच्च है, और यदि राज्य व्यक्ति के सुख दुख और उसकी अन्य जो उसकी बुराई या उससे उसको भलाई उसको वह नहीं देख सकता तो वह व्यक्ति राज्य के विरुद्ध भी हो सकता है। ये हॉब्स अपने इस सिद्धांत में देता है। कई बार एक डनिंग की कोटेशन भी है, वो भी आ जाती है कि हॉब्स का लेवियाथन जो है वो
व्यक्ति एक संपूर्ण और सर्वोच्च शक्तिशाली के रूप में दिखता है। और उसकी जो लेवायथन था, कवर पेज भी था, तो उसमें एक विशालकाय समुद्री दैत्य, यानी वो व्यक्ति जो उसने बनाया, शासक को सर्वोच्च बनाया, लेकिन यहां पर व्यक्ति की आत्मरक्षा का जो अधिकार है वो उसने व्यक्तियों को दिया। उसने उसको सारे असीमित और निरंकुश शासक के बावजूद भी वह व्यक्ति को यहां एक इकाई के रूप में वह सर्वोच्च मानता है। इस सिद्धांत के कुछ रूप उसने, या उसके तत्व, जो व्यक्तिवादी तत्व हमें मिलते हैं, उसकी हम यहां चर्चा करें। जो उसने इन सिद्धांतों की बात कही, उसमें एक तो जो उसके मानव स्वभाव संबंधी जो धारणा है, ये व्यक्तिवादी तत्व उसके हमें इस मानव स्वभाव संबंधी जो उसका विचार है उसमें भी मिलता है। वो अरस्तु व्यक्ति को सामाजिक प्राणी मानता है। यदि हम अरस्तु को पढ़ते हैं और अरस्तु जब बात करता है तो वो उसको सामाजिक प्राणी मानता है, लेकिन हॉब्स व्यक्ति को वह असामाजिक प्राणी मानता है। जब प्राकृतिक अवस्था में वो व्यक्तियों की चर्चा करता है, तब वह कहता है कि व्यक्ति एक असामाजिक प्राणी है और आत्मकेंद्रित है। वह लोभी, लालची और स्वार्थी, वह लोभी है, लालची है, स्वार्थी है। तो ये जो तत्व है, अहम से भरपूर है, तो ये जो तत्व है वो उसको दूसरों से अलग करते हैं। मिलजुल कर रहने वाला व्यक्ति उसको, वह अपने इस मानव स्वभाव वाले उसमें नहीं बताता, और इसीलिए वह मानव स्वभाव, उसको हम देख सकते हैं कि वह व्यक्ति केंद्रित है। यहां हॉब्स जो है यहां व्यक्ति केंद्रित है। यहां जो भी बात कर रहा है वो व्यक्ति को ध्यान में रख कर रहा है कि व्यक्ति स्वभाव से स्वतंत्र है, और वहां जो समय लोभ, लालच, स्वार्थ, वह अपने उसके लिए दूसरों को मार काट, और वहां व्यवस्थाएं नहीं थी जो उसके प्राकृतिक अवस्था में जब उसने बात कही थी। दूसरी बात, राज्य को वह एक कृत्रिम संस्था और बताता है। जब हम उसके सिद्धांत की जब चर्चा करते हैं, वो जो इसके व्यक्तिवादी जो तत्व है, राज्य क्या है? राज्य एक कृत्रिम संस्था। राज्य का निर्माण व्यक्तियों ने मिलकर किया। राज्य एक कृत्रिम संस्था हो गई। कुछ उद्देश्य थे और कुछ उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वह राज्य का निर्माण हुआ। जो व्यक्ति इकट्ठे हुए एक जगह कि हम अपनी शक्तियां सारे इस व्यक्ति को दे रहे हैं इस शर्त पर कि तुम भी अपने अधिकार और शक्तियां इसको दो, और उसके आधार पर वह एक संविदा करता है या समझौता करता है, और वह राज्य का निर्माण। तो राज्य स्वाभाविक या हम कहें प्राकृतिक संस्था नहीं है। राज्य एक यहां पर जो है वो अपने आप में कृत्रिम है, जो बनाई गई है। जो कुछ विचारक है वो राज्य को स्वाभाविक संस्था या कुछ प्राकृतिक संस्था के रूप में मानते हैं, लेकिन यहां पर हॉब्स उसको प्राकृतिक नहीं मानता। अगली जो उसके उस सिद्धांत में हमें दिखाई देता है वो ये है कि राज्य साध्य, यहां जो है वो राज्य साधन है, व्यक्ति साध्य। ये व्यक्तिवादी तत्व सीधा सीधा है कि ये जो राज्य है
वो व्यक्तियों ने बनाया है और ये व्यक्तियों के विकास के लिए साधन का काम करे। वह राज्य का काम है इस लक्ष्य की प्राप्ति, और लक्ष्य क्या था? व्यक्ति की सुरक्षा, व्यक्ति की रक्षा। जो राज्य बनेगा वो राज्य व्यक्ति की रक्षा करे। यदि यह अपने इस लक्ष्य में नहीं हो रहा है तो राज्य को रहने का कोई अधिकार नहीं है। और वो तो राज्य का अस्तित्व व्यक्ति के जीवन के लिए ही आया है, उसकी रक्षा के लिए आया है। यदि वह इसका काम नहीं कर रहा है तो उसको कोई मतलब नहीं है। और यहां उस काल में जब वह समझौता करता है तो वह जो आधार यही था, एक तो व्यक्ति की संपत्ति कोई भी हड़प लेता था, एक कोई भी उसको हत्या या मार दे सकता था। तो इन दोनों के लिए वह राज्य की उत्पत्ति करता है, राज्य का निर्माण करता है। तो राज्य जब बना इसीलिए, तो वो यदि इस चीज को नहीं कर पा रहा है तो यहां उसको रहने का कोई अधिकार नहीं। फिर अगली बात, राज्य के प्रतिरोध का अधिकार। यहां वह राज्य के प्रतिरोध, यानी वो ये भी कहता है कि यदि ये राज्य उसकी रक्षा करने में सफल नहीं होता तो वह उसका विरोध भी कर सकता है। राज्य हालांकि राज्य की आज्ञाओं का पालन करे वह, लेकिन वहां तक जब तक उसकी खुद की आत्मरक्षा। अब आत्मरक्षा यदि राज्य नहीं कर रहा है, राज्य कह रहा है उसको जेल में डाल रहा है, राज्य उसको कहता है कि अनिवार्य रूप से सेना में जाओ, तो वो उसको भी विरोध करने की बात। यहां तक कि वो ये भी कहता है कि यदि व्यक्ति जेल से भी भाग जाए, जेल जो उस समय के लिए वो नियम वगैरह है, कानून, उसका भी करता है। क्योंकि यहां व्यक्ति की आत्मरक्षा का सवाल है, तो इसलिए यहां राज्य के प्रतिरोध का भी उसको अधिकार दिया गया है। वो ये भी कहता है कि यदि कोई आक्रमणकारी है या कोई हत्या करने आ रहा है तो वह उसका भी प्रतिरोध राज्य के द्वारा किया जाना चाहिए। यदि वो राज्य उसकी नहीं करता तो राज्य के रहने का यहां कोई अधिकार नहीं है। फिर एक और बात आती है कि ये राज्य के कार्यों की निषेधात्मक जो एक धारणा है, यानी राज्य व्यक्ति के कुछ ऐसे काम हैं जिसमें दखल नहीं दे। राज्य को उसके कुछ ऐसे काम हैं जिसमें दखल देने का अधिकार नहीं है। वह उसके निजी विश्वास है, उसके विचार हैं, उनमें हस्तक्षेप नहीं करे। राज्य जब ये राज्य हैं तो ये राज्य उसके जो निजी विश्वास है, उसका धर्म जो है, उसमें उसको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वह उसको खुला छोड़ देना चाहिए। वह उसके विचार क्या है जो उनके ऊपर राज्य यदि हस्तक्षेप करता है तो वह व्यक्ति इसका विरोध कर सकता है। और ये जो हम इन आधारों पर यदि देखें तो इससे स्पष्ट होता है कि हॉब्स निरंकुश और असीमित प्रभु सत्ता का समर्थन करता है, लेकिन इन सब के बावजूद भी वह इन जो सिद्धांत बने उसमें वह व्यक्ति की जो एक इकाई के रूप में उसकी रक्षा करने की भी बात करता है। और वह इसी आधार पर हम उसको एक व्यक्तिवादी विचारक मानते हैं, जो व्यक्ति की रक्षा, व्यक्ति की एक इकाई के रूप में और व्यक्ति की सर्वोच्चता की भी बात करता है। निजी जो एक संप्रभुता और उसके बीच में वह व्यक्तिवादी तत्व भी उसके सिद्धांत में हमें दिखाई देता है।
ये कुल मिलाकर हॉब्स का व्यक्तिवाद था। काफी लंबा टॉपिक है, मैंने इसे थोड़ा संक्षिप्त करने की कोशिश की है और इसमें खास खास चीजें डाल दी हैं। आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। थैंक यू।